हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। दोस्तों अभी 25 नवंबर से आप लोगों को आईबी का ACIO के लिए इस पद के लिए फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नोटिफिकेशन आ गया है, उसके डिटेल्स आ गए हैं, लिंक एक्टिवेट होंगे 25 नवंबर से। तो उसके लिए मैंने नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आप लोगों का इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं इसका सिलेबस को भी डिकोड करूंगा, इसके सिलेबस की जानकारी भी आप लोगों को दूंगा। तो चलिए पहले ABACIO के नोटिफिकेशन की बात करें, उससे पहले हम ये जान लें कि आखिर इस फॉर्म को किन किन लोगों को भरना है, किन किन लोगों को फिल करना है और ये क्यों जरूरी है इस फॉर्म को फिलअप करना। तो चलिए समझते पहले। अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल भरिए, क्योंकि इसका पैटर्न लगभग CGL के बराबर का है। अगर आप स्टेट PCS या फिर UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्योंकि एक तरफ आपका GS तो स्ट्रॉन्ग है ही, वहीं दूसरी तरफ आप CSET की प्रिपरेशन के साथ ही इसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको PYQs बताऊं तो जितना मैंने PYQs को एनालाइज किया है, ये CSET से जो मैथमेटिक्स का जो CSET में जो मैथ्स क्वांट पूछे जा रहे हैं उससे लगभग मतलब 5 टाइम्स इजी पूछे गए हैं AIB के एग्जाम में। IB का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपको पता होना चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब करना ही अपने आप में बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट काइंड ऑफ थिंग हो जाता है। तो आप इस फॉर्म को इसलिए भरेंगे क्योंकि आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैकअप के तौर पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छी नौकरी है, ग्रुप C की नौकरी है। मैं इसके सारे जो इसके अंदर की जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा, पे स्केल भी बताऊंगा, सीट्स भी बताऊंगा और मतलब कहाँ कहाँ आप इसका एग्जामिनेशन सेंटर्स फिलअप कर सकते हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो स्टेट PCS की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जरूरी है इस फॉर्म को फिलअप कर देना। आप प्लान B के तहत इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और अच्छे से अगर तैयारी कर लिया आपने तो एग्जाम निकालना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है वो अंतर्गत होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जाम कराया जा रहा है 2023 का। इसमें आपको किस पद पे आप सेलेक्ट हो जाएंगे? असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पे आपकी नियुक्ति होगी ग्रेड 2 के ऑफिसर के रूप में। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स for direct recruitment to the post of assistant central intelligence officer grade 2 executive, that is ACIO। जो मैंने आपको बताया उसका ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा? असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO सेकेंड एग्जीक्यूटिव इन 1B, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसमें 2 फायदा है। पहला फायदा यह कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस तरीके के फैसिलिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को जिस तरीके के फैसिलिटीज देती है वो सारे के सारे फैसिलिटीज आप अवेल कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर आप होम मिनिस्ट्री के अंदर में काम करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। देखिए क्लासिफिकेशन क्या है? जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। अब इसका क्या मतलब होगा? ग्रुप C का क्या मतलब होगा? अब देखिए जॉब्स को ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D। ग्रुप D तो जानते ही होंगे आप, इंट्री लेवल जॉब होती है। उसके ऊपर आता है ग्रुप C। ग्रुप A का मतलब हो गया जो कि लगभग IAS और IPS ऑफिसर हैं, वो सभी के सभी ग्रुप A में आते हैं। अगर मैं ग्रुप B की बात करूं तो इसमें कंसिडर किया जाता है, इसमें काउंट किया जाता है जो SSC के CGL के एग्जामिनेशन से जो लोग रिक्रूट होते हैं उनको ग्रुप B में रखा जाता है। और ये ग्रुप C ये खुद से एग्जाम कराता है IB, इसके लिए अपने ग्रुप C के ऑफिसर के लिए। नॉन गजेटेड होता है, गजेटेड ऑफिसर नहीं होता, और नॉन मिनिस्ट्रियल भी होता है। अब देखिए अप्रॉक्स वैकेंसी रखा गया है, टेंटेटिव है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, SC, ST और फिर टोटल अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपको सीट्स लिखी गई है यहाँ पे। अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो 995 यानी कि 1000 के आसपास टोटल सीट्स हैं, जो कि काफी अच्छे खासे सीट्स माने जाते हैं। 377 सीट्स जो होंगे जो अनरिजर्व लोगों के लिए होगा। कितने सीट्स? 377। 129 अगर मैं आपसे बात करूं तो EWS के लिए है,
222 222 सीट है ओबीसी के लिए, 134 जो सीट है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 133 सीट, कुल मिला के 995 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पे स्केल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो लेवल 7, टोटल 11 लेवल होता है पे का, तो 7वां लेवल पे इसको रखा गया है। 44,900 से लेकर 1,42,000 तक का इसका पेमेंट होता है, मतलब कि आपका इंक्रीमेंट होते होते फाइनली आपका जो सैलरी होगा 1,42,000 होगा अभी 7th पे कमीशन के आधार पे। अभी आपको पता है कि आने वाले कुछ ही मतलब 2024 में 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो आपकी सैलरी में काफी ज्यादा इंक्रीमेंटल एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस, सिर्फ ये सैलरी है, ये आपका इनहैंड सैलरी नहीं, इसमें कुछ डिडक्शंस भी होंगे, तो इसमें आपको वैसे अलाउंसेस भी मिलेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ग्रुप सी के ऑफिसर्स को देती है, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, जैसे कि एचआरए, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस, और भी बहुत अलग अलग तरह के अलाउंसेस दिए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी पोस्टिंग किस तरह के सिटीज में होती है, उस पर भी इस पे बहुत सी चीजें देखी जाती है। अब देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आखिर किस तरह के लोगों को इसमें चाहिए और कैसे लोगों के लिए ये क्या है, ये फॉर्म लाया गया है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। एज लिमिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो 18 से 27 साल का जो व्यक्ति हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स, मतलब कि 5 साल से 5 साल बढ़ाया जा सकता है किसके लिए, एससी एसटी के लिए, मतलब कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन है एससी और एसटी के लिए। वही मैं अगर आपसे बात करूं 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया किसके लिए, ओबीसी के कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट क्या है भाई, वो है अगर डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो 40 साल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कौन से व्यक्ति, वह व्यक्ति जो लगातार 3 साल से कंटिन्यूअस जॉब कर रहा है इसी डिपार्टमेंट में, उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, आपको 40 साल के व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए स्कीम क्या होगा एग्जामिनेशन का, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होता है टायर 1 में कितने मतलब टायर 1, टायर 2, फिर फाइनली टायर 3 इंटरव्यू, 3 लेवल पे इसका एग्जामिनेशन होता है। हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको प्रीलिम्स बोल सकते हैं, इसको मेंस बोल सकते हैं, और ये तो खैर इंटरव्यू है ही, पर्सनालिटी टेस्ट पीटी। अब देखिए यहाँ पे टायर 1 एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसी में आपको 5 अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा, एक में 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, 1 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। करेंट कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होंगे, मोटे मोटे तौर पे सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, जनरल स्टडीज को पढ़ना होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट को पढ़ना होगा, रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग भी पढ़ना होगा और इंग्लिश भी पढ़ना होगा। ये देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये पूरी तरीके से क्या हो गया, सीजीएल का सिलेबस हो गया। करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज भी सीजीएल का ही सिलेबस होगा, लेकिन इतना एम्फेसिस नहीं किया जाता। लेकिन हाँ अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे एज होगा, लेकिन हाँ आपको सीसेट के साथ आप इसको भी आपको क्या करना होगा, कवर अप करना होगा। 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, हर गलत जवाब पे आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत टिक कर दिए हैं तो आपका एक जो सही टिक किया गया प्रश्न है उसको गलत मानकर चला जाएगा। अगर मैं टायर 2 की बात करूं तो यहाँ पे वैसे स्टूडेंट्स को थोड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इनके पास आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर 50 मार्क्स का होगा, जिसमें कि एस्से लिखने होंगे 30 मार्क्स के, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लिखने होंगे, प्रिसाइज राइटिंग लिखना होगा 20 मार्क्स का, मतलब कि संक्षेपण करना होगा। सबसे पहले आपको निबंध लिखना होगा, कितने मार्क्स के, 30 मार्क्स के, 50 मार्क्स के कुल पेपर होगा ये डिस्क्रिप्टिव टायर 2। इसमें से 50 मार्क्स का क्या करना होगा, आपको एस्से लिखना होगा, निबंध लिखना होगा, 30 मार्क्स का निबंध लिखना होगा, और 20 मार्क्स का आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वही अनसीन पैसेज और प्रिसाइज राइटिंग करना होगा। वही मैं अगर आपसे बात करूं इंटरव्यू की तो टायर 3 में आता है, और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है। तो टोटल अगर मैं आपसे बात करूं जिसपे कि आपका मेरिट बनना है 100 यानी कि टोटल 250 मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको फी किस तरीके से देना होगा। एग्जामिनेशन फी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 2 कंपोनेंट है इसके फी का। एक है
एग्जामिनेशन फी जो कि 100 रुपीज़ है, एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो 450 है, विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एज अंडर। तो मतलब कि आपको इसको पे करना ही होगा। कैसे कैसे पे करना होगा? जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि प्रोसेस चार्ज होगा 450 रुपीज़ होगा, वही एग्जामिनेशन फी देना पड़ेगा किसको? EWS अंडर मतलब कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी के कैंडिडेट को 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और बाकी लोगों को कितना करना पड़ेगा? 450 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि 100 रुपीज़ किनको देना है, किनको नहीं देना है। फाइनली प्रोसेसिंग चार्ज जो है 450 रुपीज़ के हिसाब से आपको पे करना होगा एग्जामिनेशन के लिए। तो ये था IB के ACIO के लिए जो नोटिफिकेशन है। हालांकि शॉर्ट नोटिफिकेशन है, 25 नवंबर को जो डिटेल्स में आएगा तो हम इससे और इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे कि आखिर जो एज रिलैक्सेशन दी गई है उसकी गणना कब से करनी है। उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जैसे ही 25 नवंबर का इसका नोटिफिकेशन का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए IB के PYQs को भी डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ इसके सिलेबस को भी काफ़ी डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।